हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यस नंबर सिस्टम, जी हाँ, संख्या पद्धति के प्रश्नावली एक के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आज हो गए हैं आपके सामने हाजिर। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। सो बच्चों, सबसे पहले प्रश्नावली एक के जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बुनियाद है, जो उसकी जड़ है, सबसे पहले उसको मैं पोस्टमार्टम करके आपके सामने दिखाता हूं, जिसके बाद शायद मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी या किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन सभी प्रश्नों को क्या करोगे, आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट में आप जिसको ध्यान में रखना है बच्चों, वो आता है क्रमानुयायी संख्या। क्या? क्रमानुयायी संख्या। क्रमानुयायी संख्या या इसको अनुवर्ती संख्या भी कह देते हैं। क्या? क्लास 6 में आप लोग शायद पढ़े हों अनुवर्ती संख्या। किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली, किसी भी पूर्णांक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या जो होती है उसको हम कहते हैं क्रमानुयायी संख्या या अनुवर्ती संख्या कहते हैं बच्चों। ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे आपको दे दिया जाए कि एक धन पूर्णांक संख्या 2 है। 2 क्या है? एक धन पूर्णांक संख्या है। अब 2 की अगली जो क्रमानुयायी संख्या होगी वो क्या होगी? तो किसी भी पूर्णांक संख्या के ठीक बाद वाली पूर्णांक संख्या अर्थात क्रमानुयायी संख्या निकालने के लिए उसमें आप एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही एक जोड़ेंगे बच्चों तो 2 और 1 कितना होगा? 3। यानी 100 बात की एक बात, 2 की क्रमानुयायी संख्या या अनुवर्ती संख्या कौन होगी बच्चों? 3 होगी। और 3 की क्रमानुयायी 4 होगी, 4 की 5, 5 की 6 होगी। यानी किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या आपको ज्ञात करना है तो उसमें एक क्या करेंगे लल्ला, जोड़ देंगे। आपसे मैं कहूं कि एक धन पूर्णांक संख्या x है, x की अनुवर्ती संख्या या क्रमानुयायी संख्या निकालिए तो उसमें आप क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्लियर? और मैं कहूं x + 1 की अनुवर्ती निकालो या क्रमानुयायी निकालो तो उसमें पुनः एक जोड़ देंगे। तो x + 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा बच्चों? +2 हो जाएगा। अब मैं कहूं कि x + 2 की अनुक्रमानुयायी या कह सकते हैं क्रमानुयायी संख्या निकालो तो इसमें पुनः एक जोड़ देंगे तो x + 3 हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी पूर्णांक संख्या की जो अनुवर्ती संख्या या क्रमानुयायी संख्या है उसमें हम किस तरह से एक जोड़ करके निकालते हैं। अगर इसी को कहता बच्चों पूर्ववर्ती, क्या? पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो एक क्या करते हैं उसमें से घटाते। तो जब भी कहा जाएगा किसी भी पूर्णांक संख्या की पूर्ववर्ती निकालने के लिए तो आप उसमें से क्या करोगे, एक घटाओगे। अनुवर्ती या क्रमानुयायी कहेगा तो उसमें एक जोड़ दोगे। बराबर? चलिए अगला जो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है वो आता है योगात्मक प्रतिलोम। क्या बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। योगात्मक प्रतिलोम। क्या? योगात्मक प्रतिलोम या इसी को योज्य प्रतिलोम भी कह देते हैं। क्या? योज्य प्रतिलोम भी कह देते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम? ऐसी दो संख्याएं, कितनी? ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो। क्या? ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो जाए वह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं या योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। इस चीज को मैं लिख देता हूं यहां। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा बच्चों? ऐसी दो संख्याएं जिनका योग या योग क्या हो? 0 हो, 0 हो, परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे अब सीधे क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उनका योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका चिन्ह बदल देना। क्या? चिन्ह बदल देना। डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर 2 का पूछेगा तो -2, चिन्ह बदल के आप बताएंगे। ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
बोलो क्या होगा? तो सीधे आपको चिन्ह बदल देना है। 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -2। क्यों? क्योंकि ये कौन है? +2 और -2 कितना होगा बच्चों? बोलो तो होगा कितना? सर बड़ा वाला अंडा, क्या अंडा होगा? 0 होगा। क्लियर? तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए वे दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे ही 1/2 का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो सिर्फ उनका चिन्ह बदल दीजिएगा। यहाँ 1/2 प्लस में है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा। अगर पूछ ले -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सिर्फ चिन्ह बदलने, यहाँ माइनस है तो क्या करोगे? +5/7। क्यों? तभी तो जोड़ने पर क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अगर मैं कह दूं 1/a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे +1/a। बस आपको चिन्ह बदल देना है। अगर मैं कहूं बच्चों a+b का, किसका? a+b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप इनका चिन्ह बदल दीजिएगा। ये बीच वाला मत बदल दीजिएगा वरना गड़बड़ नहीं, महा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? क्या करेंगे? यहाँ बाहर माइनस लगा देंगे और बाकी एडिजिट जैसा है वैसा। तो a+b का योग प्रतिलोम क्या होगा? -a+b होगा। बोलो बात समझ में आया? चलो अब इसी तरह से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का योग्य प्रतिलोम निकालना है तो उसके चिन्ह को बदल देना है। बोलो बात समझ में आया? क्लियर? क्योंकि चिन्ह बदल देने से जो नई संख्या बनेगी वो पहले वाले की योगात्मक प्रतिलोम होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? चलिए अब मैं आगे चलता हूं और तीसरे पार्ट की बात करता हूं जिसको हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, लिखता हूं मैं। ठीक है, तो तीसरा मैंने लिखा गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम भी इसको कह सकते हैं। बिल्कुल एकदम पहले वाले के समान ही है, वही नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी दो संख्याएं, क्या? ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणनफल क्या हो? बोलो 0 मत बोल देना, जिसका गुणनफल 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो जाए वह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। इस चीज को हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, क्या? 1 हो, 1 हो, सबका मालिक 1 हो, परस्पर क्या कहलाते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए यहाँ एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 का, ठीक है, 2 का गुणात्मक, नीचे शायद दिख रहा होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा लल्ला? तो आंसर है सर 2 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए? ठीक है, 2 में किसका गुणा करें? 1 आ जाए। तो आप कहोगे सीधे इसको पलट दीजिए, क्या? इसको पलट देना है, उलट देना है, यानी सर नीचे और पांव ऊपर कर देना है। तो किसी भी संख्या से 2 लिखा है, 2 को 2/1 तो लिखा ही जा सकता है। अब इसको पलट दीजिएगा यानी 1/2 आएगा। ये कचर कचर कट गया, कितना आया? 1 आया। क्लियर? ऐसे ही आपसे पूछा जाए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो लिखना 5/1। ठीक है, यानी अंश का हर और हर का अंश में तब्दील कर दीजिए, जिसके बाद संख्याओं का क्या मिल जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा। ठीक है, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए तो इनको पलट देना, यानी 7/5, यानी अंश का हर और हर का अंश में। चलो यहां लिख देता हूं और -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? तो सीधे आपको क्या करना है? चिन्ह नहीं बदलना, क्या करना है? इनको पलट देना, यानी -2/1 होगा। बोलो बात समझ में आया? -3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? तो इसका जवाब है -8/3, यानी अंश का हर और हर का अंश बना देना है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां मैं आपके सामने लिखता हूं 2 इंपॉर्टेंट नोटिस। पहली नोटिस क्या है उसको ध्यान में रखो योगात्मक प्रतिलोम के लिए। पहली चीज जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है बच्चों वो ये कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। क्या? जो योगात्मक प्रतिलोम, अगर आपसे कोई पूछे शून्य का 0 का योज्य प्रतिलोम, क्या योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहना भाई साहब शून्य ही होगा।
ठीक है। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही होता है, तो आप कहोगे शून्य। शून्य का योग प्रतिलोम शून्य ही होता है। बोलो बात समझ में। और दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो भाई साहब आप कहना कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। क्या? शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। तो ये दो चीजें अपनी आंखों में बसा लेना। पहला कौन है? शून्य का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है और गुणात्मक प्रतिलोम शून्य का होता ही नहीं है। क्लियर? फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, ले लीजिए अगले वाले पॉइंट पर। अब हम आते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? वो है सम संख्याओं पर, सम और विषम, ठीक है, सम एंड विषम की जो परस्पर क्रियाएं हैं, क्रियाओं का मतलब इनका कह सकते हैं गुणनफल है, वो क्या हो सकता है। देखिए पहली बात आप याद रखेंगे कि दो सम संख्या, अगर सम संख्या में किसी सम संख्या का गुणनफल किया जाए, ठीक है, दो सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा सम ही होगा। मेरे यहां लिखने का मतलब यह है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या ही होगा बच्चों, ठीक है। जैसे आप आगे लिख सकते हो, 2 एक सम संख्या है और 6 एक सम संख्या, गुणा करेंगे 6 दूना 12, ये भी क्या है? एक सम संख्या ही है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही क्या होगा बच्चों? एक सम संख्या होगा। लल्ला हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगली बात, अगर किसी सम संख्या में विषम का गुणा कर दिया जाए तब क्या होगा? तब भी मजे की बात है, सम संख्या ही होगा, ठीक है। एक सम और एक विषम का गुणनफल सदैव एक क्या होगा बच्चों? सम संख्या होगा। जैसे 6 एक क्या है? सम संख्या है, ठीक है। कोई एक विषम संख्या लीजिए, मान लीजिए 9 ले लिया मैंने, तो एक सम और एक विषम का गुणा करने पर 9 6 के कितना होता है? 54, यानी एक सम संख्या आएगा, ठीक है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या, एक सम और एक विषम का गुणा करने पर भी गुणनफल हमेशा सम ही होगा। जबकि दो विषम संख्याएं अगर दोनों विषम हो, पहला भी विषम और दूसरा भी विषम, ठीक है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा? एक विषम संख्या ही होगा, ठीक है। मान लिया जाए, मैंने ले लिया 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, ठीक है, 7 5 एक कितना होगा? 35। ये भी क्या है बच्चों? एक विषम संख्या। विषम संख्या वे होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्लियर? इतना तो आप सभी को मालूम ही है बच्चों। ये दोनों विषम संख्या जिनका गुणा करने पर गुणनफल भी एक क्या होगा? विषम संख्या। क्लियर? तो इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए अगली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? अगर किसी सम संख्या में, ठीक है, किसी सम संख्या में हम एक जोड़े, मेरे लिखने का मतलब आप समझिएगा, किसी सम संख्या में एक जोड़े या एक घटाएं, सम संख्या में प्लस एक मतलब एक जोड़े, माइनस एक या एक घटाएं। क्लियर? ये मतलब ये याद रखना, ऐसे लिख देता हूं शब्दों में। सम संख्या में प्लस एक मतलब एक जोड़े या उसमें से एक घटाएं तो हमेशा एक विषम प्राप्त होगा। यानी किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर या एक घटाने पर जो फल यानी परिणाम प्राप्त होंगे वो विषम संख्या ही होगा। जैसे 12 क्या है बच्चों? एक सम संख्या है, इसमें अगर आप एक जोड़ेंगे तो 13 आएगा जो कि क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। अच्छा 12 एक विषम संख्या है, सम संख्या, 12 एक सम संख्या है, इसमें अगर एक घटाएंगे तो 11 आएगा जो भी क्या होगा? विषम संख्या। क्लियर? तो सम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने से हमेशा जो परिणाम आएगा वो विषम ही होगा। जबकि विषम में अगर एक जोड़ा जाए, ठीक है, या उसमें से एक घटाया जाए तो जो परिणाम आएगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों? एक सम होगा, ठीक है, सम होगा। विषम में से एक जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा? सम आएगा। जैसे 17 एक विषम संख्या, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 जो कि क्या है? सम संख्या है। बोलो बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी सम संख्या में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, किसी सम संख्या में हम 2 जोड़े, क्या किसी सम संख्या में 2 जोड़ें तो
तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी, ये तो मालूम ही है। किसी संख्या में एक या जो जोड़ने पर अगली वाली संख्या और घटाने पर पहली वाली संख्या। किसी सम संख्या में दो जोड़े या लिख देता हूं मैं दो घटाएं, दो जोड़े या दो घटाएं तो जो फल यानी परिणाम प्राप्त होगा वो सम ही होगा। ठीक है, क्या होगा? सम होगा। अब वो अलग बात है बच्चों, किसी सम संख्या के ठीक बाद वाली संख्या आपको निकालना है तो उसमें दो जोड़ दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, किसी सम संख्या में दो जोड़ने पर ठीक उसके बाद वाली संख्या, जैसे एक 18 है, एक सम संख्या है, इसके ठीक बाद वाली सम संख्या हमको प्राप्त करना है तो दो जोड़ेंगे, जिसके बाद आएगा कितना? 20, यानी 20 जो 18 के ठीक बाद वाली सम संख्या है। ठीक है, अगर 26 के ठीक बाद वाली संख्या सम संख्या निकालनी तो उसमें दो जोड़ दीजिए। 26 के ठीक पहले वाली संख्या सम संख्या निकालनी है तो उसमें से दो घटा दीजिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो सम संख्या में दो जोड़ने पर ठीक बाद वाली सम संख्या मिलेगी और दो घटाने के बाद ठीक पहले वाली सम संख्या मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर विषम में दो जोड़ दिया जाए, ठीक है, विषम में दो जोड़ दिया जाए तो ठीक बाद वाली विषम संख्या मिल जाएगी, और अगर दो घटा दिया जाए तो ठीक पहले वाली विषम संख्या मिल जाएगी। यानी 100 बात की एक बात, सम संख्या में दो जोड़ने या घटाने पर सम ही प्राप्त होगा और विषम में दो जोड़ने या घटाने पर विषम प्राप्त होगा। क्लियर होता है सबको? तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत काम आएगा बच्चा लोग। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगली बात थोड़ा सा अगली बात बच्चों अभाज्य संख्या को लेकर के करते हैं। अभाज्य संख्याओं में दो अभाज्य संख्याएं अगर हो, अभाज्य संख्याएं मतलब जो सिर्फ एक से विभाजित होती है अपने आप से। ठीक है, ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कट जाती हैं और अपने आप से कट जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याएं हैं अगर, ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका अगर गुणा करोगे तो गुणनफल हमेशा सदैव एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या? भाज्य संख्या प्राप्त होती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है सदैव भाज्य होता कि अभाज्य, तो आप कहोगे भाज्य होता है। नहीं समझ आया तो देखो गुण देख लेते हैं। दो एक क्या है? दो एक क्या है? तो इसका जवाब है सर अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है, गुणा करिए, 2 5 10, 10 क्या है? भाज्य संख्या है। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से कोई भी दो अभाज्य संख्याएं लीजिए, उनका गुणा करिए, गुणनफल हमेशा एक क्या मिलेगा बच्चों? तो इसका जवाब है कि अभाज्य संख्या मिलेगा। क्लियर? जबकि दो अभाज्य संख्याओं को अगर आप जोड़िए, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को अगर आप जोड़िए, अभाज्य में अगर आप अभाज्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा? भाज्य आएगा कि ये अभाज्य आएगा? ठीक है, तो आंसर सर भाज्य भी आ सकता है, अभाज्य भी आ सकता है, किंतु ऐसा हम नहीं कह सकते कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा भाज्य होगा या हमेशा अभाज्य होगा। दोनों में से कोई एक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या है और एक 5 अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 7, यानी दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर 3 एक क्या है? ये क्या है? तो इसका जवाब है अभाज्य संख्या। 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 आ गया, जो कि क्या है? भाज्य है। इसका मतलब हुआ कि दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है। अर्थात कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल न सिर्फ भाज्य होगा और न ही सिर्फ अभाज्य होगा। इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब हम आते हैं थोड़ा सा धन पूर्णांकों के जो योग हैं उनका नियम क्या है उस पर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो अगला हेडिंग मेरा है धन पूर्णांकों का योग। क्या? धन पूर्णांकों का योग। देखिए धन पूर्णांकों के योग में 3 महत्वपूर्ण नियम है। पहला है संवरक नियम, जिसको अंग्रेजी में शायद क्लोजर लॉ कहते हैं। क्या? क्लोजर लॉ, क्लोजअप मत कर देना, क्लोजर लॉ कहते हैं। और दूसरा है क्रम विनिमय, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है सहचर्य नियम। क्या? सहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो धन पूर्णांक अगर हैं, यहां पर धन पूर्णांकों के योग की हम बात कर रहे हैं। पहला जो संवरक नियम है ये क्या कहता है
कि दो धन पूर्णांक संख्याएं अगर हैं, क्या दो धन पूर्णांक संख्याएं a और b, ठीक है, दो धन पूर्णांक संख्याएं a और b हैं, तो उनका जो योगफल होगा वह भी क्या होगा बच्चों, एक धन पूर्णांक ही होगा। नहीं समझे? फिर से सुनो, धन पूर्णांकों के योग का जो समरक नियम है ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दो आपके पास धन पूर्णांक हैं, क्या दो धन पूर्णांक हैं बच्चों, तो उनका योगफल हमेशा एक धन पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। जबकि अगर दो ऋण पूर्णांक है तो उनका योगफल सदैव एक ऋण पूर्णांक ही होगा। जैसे 2 और 5, क्या 2 और 5 को अगर जोड़िए तो कितना आया? 7। 2 और 5 दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको जोड़ने पर 7 आया, ये भी क्या है? एक धन पूर्णांक ही है, ठीक है। ऐसे ही 3 और 7 ये दोनों क्या है? धन पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों धन पूर्णांक को अगर जोड़िए तो आया योगफल कितना? 10, ये भी क्या है? एक धन पूर्णांक ही है। तो योग का समरक नियम यही कहता है बच्चों कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव एक ऋण पूर्णांक होता है। जैसे अगर यही -2 और -5 ले लिया जाए तो कितना आएगा? -5 -2 -7 आएगा, यानी दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा बच्चों, हमेशा ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अगला -3 और -7 दो ऋण पूर्णांक है, इनका योगफल हमेशा कितना होगा बच्चों? तो आंसर है एक ऋण पूर्णांक ही होगा। योग का धन पूर्णांकों के योग का, हालांकि इस धन पूर्णांक में ये ऋण पूर्णांक में आ गए ये दोनों, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तो ये समरक नियम, धन पूर्णांकों के योग का समरक नियम में ये है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक ही होता है। क्लियर? चलिए, ऋण पूर्णांक वाला मैंने अलग से बना दिया। चलिए, क्रम विनिमय में क्या है बच्चों? क्रम विनिमय में क्या है कि दो धन पूर्णांकों को अगर हम किसी क्रम में जोड़े, ठीक है, दो धन पूर्णांक को अगर हम किसी भी क्रम में जोड़े तो योगफल में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब वही आएगा। जैसे कि अगर हम 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना आया? 7 आया। 5 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो 70 थोड़ी आ जाएगा, कितना होगा? 7 ही होगा। क्लियर? तो 2 और 5 कितना होगा? 2 में 5 जोड़ने पर 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ने पर भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। यही होता क्रम विनिमय, यानी इनके क्रम के बदल देने से परिमाण में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं आता बच्चों। अर्थात 5 + 7 कहीं लिखा हो तो उसको 7 + 5 अगर कोई लिख दे तो झगड़ा बवाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्या है? पत्थर की लकीर है, सरासर क्या है? सही है। बोलो, बात समझ में आया? तो इस तरह से क्रम विनिमय में आप कह सकते हो कि दो धन पूर्णांक संख्याएं अगर a और b हैं तो a और b, a में b को जोड़ने पर जितना आएगा b में a को जोड़ने पर भी उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके क्रम बदलने से इनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। चलिए, अब आते हैं सहचर्य नियम। क्या है सहचर्य नियम में? अगर मान लीजिए 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं a, b और c, 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो अगर हम b और c, ठीक है, अंतिम दो संख्याओं के योगफल में अगर पहली संख्या को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना पहली दो या प्रथम दो संख्याओं के योगफल में तीसरे को जोड़ने से आएगा। क्लियर? अगर 3 संख्याएं इस तरह से हैं कि अंतिम दो संख्याओं के योगफल में पहले को जोड़े, जितना योगफल आया, ठीक है, प्रथम दो संख्याओं में तीसरे को जोड़ने पर भी उतना ही योगफल आएगा। जैसे अगर मैं कह दूं बच्चों 2 + 5 3, ठीक है, 5 और 3 के योगफल में 2 को जोड़िए, और यहां मैं कह दूं कि 2 और 5 के योगफल में 3 को जोड़िए तो कितना होगा? बोलो, आएगा कितना? 5 3 8 और 2 10, इधर भी 5 2 7 और 3 10 ही आएगा बच्चा लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? सहचर्य नियम कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया धन पूर्णांकों के योग का 3 प्रमुख नियम। अब धन पूर्णांकों के गुणा का भी इस तरह से नियम है, उसको मैं दिखाता हूं। फटाफट इसका फोटो खींच लीजिए, ले लीजिए। तो अगला देखते हैं बच्चों धन पूर्णांकों का गुणा। ठीक है, धन पूर्णांकों के गुणा के भी नियम वैसे ही है जैसा इसमें था। पहला जो आपको मैंने पहले बताया समरक नियम। क्या बच्चों? समरक नियम होगा। क्लियर? समरक नियम में क्या है बच्चों?
दो धन पूर्णांकों का गुणनफल, क्या दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक ही होता है। मतलब अगर दो संख्याएं a और b धन पूर्णांक हैं तो इनका जो गुणनफल a गुणे b होगा वह भी क्या होगा बच्चों, एक धन पूर्णांक ही होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। क्लियर। जैसे 2 और 5 ये दोनों क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 5 कितना आएगा, 2 5 10। ये क्या ऋण पूर्णांक है क्या? आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक धन पूर्णांक होगा। क्लियर। आगे ऐसा भी लिख सकते हो कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, क्या दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा बच्चा लोग वह भी हमेशा धन पूर्णांक ही होता है। ठीक है। आगे एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं कि दो धन पूर्णांकों, ये आपको बहुत पहले से भी जानना चाहिए, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है, पहली बात। दूसरी बात, दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल भी एक क्या होता है, धन पूर्णांक ही होता है। लेकिन एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक, क्या एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का गुणनफल हमेशा हमेशा क्या होता है बच्चा, तो इसका जवाब है एक ऋण पूर्णांक होता है, क्या माइनस होता है, ऋण पूर्णांक होता है। और इसी चीज को आप कहते हो क्या, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस कहते हो। ठीक है। माइनस माइनस का गुणा भी क्या कहते हो, प्लस कहते हो। जबकि प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा क्या कहते हो बच्चा लोग, माइनस कहते हो। याद आया कुछ? यस सर याद आया। चलिए, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक धन पूर्णांक होता है। क्लियर। ये हो गया आपका समरक नियम जो कहता है। अगला जो है क्रम विनिमेय नियम, क्या क्रम विनिमेय नियम क्या कहता है बच्चों, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, वो क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है। यहां पर मैं आपसे कहूं बच्चों कि 2 में 3 का गुणा करो, कितना आया, 6 आया, 2 तिया 6। मैं आपसे कह दूं 3 में 2 का गुणा करो, तब 60 थोड़ी आ जाएगा बच्चों, 3 दूना 6 ही होगा। बोलो बात समझ में आया? यानी 2 में 3 का गुणा करो चाहे 3 में 2 का गुणा करो, गुणनफल हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। कितना, 6 आएगा बच्चों। इस चीज को हमेशा ध्यान, यानी इनके क्रम बदलने से इनके परिमाण में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो दो संख्याएं a और b हो तो a और b का गुणनफल जितना आएगा b और a का गुणनफल भी उतने ही आएगा। लल्ला हमेशा याद में रख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरी बात, सहचर्य नियम क्या होता है, क्या सहचर्य नियम क्या होता है, उस चीज को हम दिखाते हैं आप लोग को। सहचर्य नियम में बच्चों अगर b और c दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के गुणनफल में किसी तीसरी संख्या का गुणा करें तो गुणनफल उतना आएगा जितने की पहली संख्याओं के गुणनफल में किसी तीसरी संख्या c को गुणा करेंगे। यानी a b c 3 संख्याएं हैं अगर, तो अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल में पहले का गुणा करने पर जितना परिमाण आएगा उतना ही प्रथम दो संख्याओं के गुणनफल में तीसरा का गुणा करेंगे तो भी उतने ही आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सहचर्य नियम। किसका, गुणा का सहचर्य नियम कहते हैं। लल्ला इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे ही रखेंगे। बोलो बात समझ में आया? चलिए देख लीजिए। चलिए इसमें चौथा और है, चौथा क्या है, योग पर। किस पर, अब योग पर, योग मतलब दूसरा वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है। योग पर, ठीक है, योग पर गुणा का नियम, क्या योग पर गुणा का नियम, या इसको कह देते हैं वितरण नियम या बटन नियम। क्या, बटन नियम, शर्ट वाला बटन मत समझ लीजिए। ठीक है। बटन नियम, बंटन नियम क्या नियम, ये क्या होता है बच्चों, देखिए अगर मान लिया जाए 3 संख्याएं आपके पास है, ले लिया जाए 2 5 7, ये 3 संख्याएं आपके पास हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 5 और 7 के योगफल में। ठीक है। 5 और 7 के योगफल में अगर हम लोग 2 का गुणा करें तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 का 5 में गुणा प्लस 2 का 7 में गुणा, 2 का 7 में गुणा। ठीक है। अगर 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि 2 संख्याओं के योगफल में तीसरे का गुणा करें तो वह किसके बराबर होगा, पहली संख्या का दूसरे में गुणा प्लस पहली संख्या का तीसरे में गुणा, और इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये जो आपको इसको व्यापक रूप से ऐसे भी लिखा जा सकता है, a गुणे b प्लस, यानी a कोई संख्या है जिसका हम
बी और सी के योगफल में गुणा कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ए का गुणा बी में और प्लस ए का गुणा सी में, इसके क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को हमेशा अपने दिल दिमाग मन मस्तिष्क और रोम रोम में बसा लीजिएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। सो आई होप बच्चों प्रश्नावली एक एक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी आत्मा, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ है, ये बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे, जिसके बाद पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और प्रश्नावली एक एक के सभी प्रश्नों को भी क्या कर पाएंगे, नेस्तनाबूद कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं प्रश्नावली एक एक प्रश्नों को। देखिए क्या है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, प्रश्नावली एक एक 6 प्रश्न, कितने 6 प्रश्न को आपके व्हाइट बोर्ड पर खचाखच छाप दिया है, वो भी कैसे, सुंदर और सुनहरे अक्षरों में। कोशिश किया है यार, भले गलत दिख रहा है वो अलग बात है, कोशिश तो किया है सुंदर और सुनहरे अक्षरों में लिखने की, गड़बड़ लिखा गया तो हम क्या करें। बहरहाल देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक, कौन बच्चों, सम धन पूर्णांक संख्याएं क्या होंगे, इसको आपको लिखना है। आप सभी जानते हैं 20 और 40 के बीच सम संख्याएं कौन होती है, 20 के बाद 2 जोड़ते चले जाइए, 22 होगा, 24 होगा, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36 और कौन 38। तो 20 और 40 के बीच में ये इतनी संख्याएं होती हैं, कौन, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38, जो क्या होती है बच्चों, सम संख्याएं होती हैं। बस इतना सा सवाल, इतना सा छोटा सा जवाब है। अब क्या इसके लिए आपको शक्तिमान बनने की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर बच्चों बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों ने हमारे सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख डाला तो लाइफ जिंगा लाला, प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के सीधे खोपड़ी में बच्चों आप क्या करोगे, छेद करोगे। बस ध्यान रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूं उसको जरूर देखिएगा, तभी आप सभी प्रश्नों को एकदम चुटकियों में क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, 3, 5, 7। और भी कोई होता है क्या भाइयों, आंसर बिल्कुल भी नहीं सर। 1 और 10 के बीच 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक, क्या 1 से 10 तक जो अभाज्य संख्या है वो यही 4 होते हैं, 2, 3, 5 और 7। बोलो बात समझ में आया। चलिए अगला तीसरा वाला क्वेश्चन लिया, 2a + 1, यह एक संख्या है 2a + 1, इसका क्रमानुयायी, क्या क्रमानुयायी, पता नहीं शुरू में कॉन्सेप्ट मैंने सही लिखा था कि नहीं, लेकिन कोशिश किया था। क्रमानुयायी मतलब अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या, क्या किसी भी संख्या का क्रमानुयायी निकालना है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, यानी 2a + 1 में इस संख्या का क्रमानुयायी या अनुयायी संख्या, अनुयायी नहीं कह सकते हैं, क्रमानुयायी या अनुवर्ती संख्या आपको जोड़ना है तो इस संख्या में क्या करिए बच्चों, 1 जोड़ दीजिए। और जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो 2a + 1 कितना होगा, +2 होगा बच्चों। अब क्या इसके लिए आपको लाल टमाटर खाने की जरूरत है, आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं। चलो अगला चौथा क्वेश्चन, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। मैंने बोला था योगात्मक प्रतिलोम वे संख्याएं होती हैं जिनका योगफल क्या हो, 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 0 हो जाए, योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। यानी 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, किसको जोड़ा जाए, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर आप लोग को निकालना है तो बस करना क्या कि उनका चिन्ह बदल देना। क्या करना लल्ला, छिछी क्या लिख रहा है, प्रतिलोम निकालने के लिए, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उनका चिन्ह बदल देना। ये 2/3 का चिन्ह प्लस में है तो क्या लिखना, -2/3। बस इतनी सी बात है और आप सबका क्या ख्याल है, बिल्कुल लाजवाब है। देखिए
पांचवें में कहा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बदलना है तो क्या निकालते हैं, उसको पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं। यानी -5 को -5/1 भी तो लिखा जा सकता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस इसको पलट दीजिए, सर नीचे और पांव ऊपर करेंगे तो -1/5। क्या, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है -1/5 होगा। 5 गया नीचे, 1 आ गया ऊपर। बोलो बात समझ में आया, आंसर बिल्कुल आया सर। चलिए अगला एक और क्वेश्चन छठा मैंने लिखा है, क्या है, P + Q और P - Q का क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम। बस क्या करोगे बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम में क्या, योगात्मक प्रतिलोम में उनको क्या करते हैं, इनका चिन्ह बदलोगे। क्या चिन्ह बदलोगे, यानी P + Q का योगात्मक प्रतिलोम जो है क्या होगा, P + Q का, ये P + Q है, ये P + Q है, इसका योगात्मक प्रतिलोम लगाना, यहाँ चिन्ह लगा दीजिए क्या, माइनस। अब चाहो तो माइनस का अंदर गुणा करो, चाहो तो नहीं गुणा करो, जो मैं नहीं करता हूं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए इधर P - Q क्या है बच्चों, P - Q जो है, इस P - Q का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका भी चिन्ह क्या करो, बदल दो। बस आपको चिन्ह बदल देना है, ठीक है, सीधे सीधे आपको पता हो जाएगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बोलो बात समझ में आया, तो इसका चिन्ह बदल दिया, ठीक है, इसके सामने चिन्ह लगा दिया माइनस। क्लियर, बोलो बात समझ में आया। सो मेरे विद्यार्थियों, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है और शेष जो सभी प्रश्न है, प्रश्नावली एक सातवें और आगे के प्रश्न है, वो आप सभी के लिए SW है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और यदि आप कोशिश करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जानते हो आपकी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कहते हैं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अगले लेक्चर में पुनः हम सभी आपके साथ होते हैं हाजिर, हम होते हैं आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए आप सभी दे दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।